हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के हैं वो क्लियर करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं अब ये कितने वीडियोस में ये बनता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जितना होगा उतना जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये काम करता हूं, ये बना रहने दूंगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे, हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हम परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट पढ़ेंगे, हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, हम मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हम कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, हम बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे। उस बॉन्ड क्लीवेज के कारण जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट होंगे वो बनेंगे, जो वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होंगी वो पढ़ेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं वो पढ़ेंगे। कार्बीन्स को पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है कार्बीन्स, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, SN1 SN2 और भी टाइप की रिएक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहले जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है एक्चुअली में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड, उसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयरिंग होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। मतलब ये दो एटम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई एक एटम होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो है ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये खींच रहा है, जिसके कारण अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट्स विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैव ग्रेटर अट्रैक्शन। भाई जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जैसे कि फ्लोरीन है, उसका उतना ज्यादा क्या होगा, आपका क्या बोल रहा है, ग्रेटर, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। यही तो वो बोल रहा है कि जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हम कुछ वैल्यूज थोड़ा बहुत एक पिक्चर क्लियर करने के लिए कुछ वैल्यूज को ध्यान रख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0, ऑक्सीजन की 3.4, क्लोरीन की उससे कम 3.2, नाइट्रोजन और ब्रोमीन की 3.0। अरे बात समझ आई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा था, ये खींच रहा था, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा था। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो है इसका पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो है नेगेटिव चार्ज है। समझ गए बात? ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ज्यादा खिसक रहा है बॉन्ड में, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये? एक परमानेंट इफेक्ट है। इट डेवलप्स प्रायोरिटी इन अ मॉलिक्यूल। क्या करता है ये? पोलैरिटी। हाँ, पोलैरिटी तो करता ही है ऑब्वियसली। अब भाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पोलर हो गया, आसानी से ये क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाता है इट इज ट्रांसमिटेड। अब क्या बोल रहा है, इट इज ट्रांसमिटेड अलोंग अ चेन एटम बट इंटेंसिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये चेन एटम है, ये कोई चेन है जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ये खींच रहा है ना, तो क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रांसमिट तो होती है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये दे रहा है, ये जो पॉजिटिव है ये भी दे रहा है। लेकिन क्या है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी उससे कम होती है, इसकी और कम होती है। मतलब डिक्रीज होती जाती है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज चेन लेंथ इंक्रीजेस। जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है हेंस ट्रांसमिशन कैन बी नेग्लेक्टेड एट द सेकेंड एटम। पहला एटम ये, दूसरा एटम ये, सेकेंड एटम के बाद हम ट्रांसमिशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई यही बस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अरे कोई दिक्कत? अब हम इसको आगे और डिटेल में देख लेते हैं और उसका एप्लीकेशंस करेंगे, तब हमको समझ आएगा कि एक्चुअली में इसका यूज कहां आ रहा है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, वही उसी के आगे का। एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी देन हाइड्रोजन शो नेगेटिव आई इफेक्ट एंड अदरवाइज शो पॉजिटिव। मतलब अगर हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है तो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा, और नहीं तो नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं।
माइनस आई इफेक्ट जो दिखाएगा, मतलब बोल रहा है माइनस आई इफेक्ट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, तो वो दिखाएगा प्लस NR3 NH3 प्लस NO2 साइनाइड COOH फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन से ये ज्यादा दिखाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा यहाँ है ना। अब इससे कम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम, मतलब जिनका माइनस आई इफेक्ट इससे कम है हाइड्रोजन से, मतलब ये कि उसका पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो होंगे जैसे ड्यूटीरियम मिथिल CH3 CHR2 CR3 C डबल बॉन्ड O- इस टाइप से हैं। और अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट की बात करें तो वही उल्टा हो जाएंगे, सारे साइंस उल्टा हो जाएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग प्रॉपर्टी कौन ज्यादा दिखाएगा, तो हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम CH3 CHR2 CR3 C डबल O-, ठीक है, बात समझ आई। ऊपर वाले भी वही है, ठीक है। द मोर द इंडक्टिव इफेक्ट, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक होगा। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो उससे हमको समझ आएगा कि इसका यूज कहाँ है। तो अभी एक एक करके देखेंगे। एसिड कैरेक्टरिस्टिक, अगर एसिड का निकालना हो तो कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमको देखनी हो, तो बेसिक कैरेक्टर कोई अमीन का देखना हो हमको, तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड डाइपोल मूवमेंट देखना हो यदि हमको, तो एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखना हो, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर एस्टिमेशन उसका देखना हो, तो इतने एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट के जो अभी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं, तो अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एसिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स, वो निकालने के लिए हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन वहां पर आता है। तो जैसे कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, इसका हमको रीजन चाहिए कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है इसके बजाय। देखो ये है, यहां पर एक एक्स्ट्रा CH ग्रुप जुड़ गया, बाकी पूरा सेम स्ट्रक्चर है। ये मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब धक्का मार रहा है। तो ये जो है इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था, जिस कारण से इसको ये लग रहा है कि भाई ये मेरे को बाहर कर देंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको बोलता है, इससे जो है ये खींच के रखता है कि भाई मेरे को ये लोग बाहर कर देंगे, इसलिए तू मेरे साथ ही रहना। क्यों? क्योंकि यहां से तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो जिस कारण से ये तो बाहर कर रहा है ना, तो जिस कारण से ये जो ऑक्सीजन है ये टाइटली होल्ड करके रखता है किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो लेकिन हमारा मेन तो एसिडिक कैरेक्टर, मतलब ये हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर है ना। तो वही कि अब ये तो टाइट पकड़ के रखा है, तो ये तो कमजोर एसिड हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये आसानी से बीच में से गायब हो सकता है, समझ गए बात, मतलब हाइड्रोजन जो है निकल सकता है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड के। अब दूसरा जाता है एसिड कैरेक्टर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड चेन्स। तो हैलोजन में देख रहे हैं, तो हैलोजन में ये बता रहे हैं कि भाई एसिडिक कैरेक्टर का मतलब कि हाइड्रोजन को कौन जल्दी से रिलीज कर दे। तो अगर हम देखें, चलिए इधर से चालू करते हैं, ठीक है, इधर से चालू करें, तो यदि ये जो है ये तो अपना पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, मतलब धक्का मार रहा है, तो कहीं ना कहीं वही वाली बात आ जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इधर पे हम बात करें तो ये क्लोरीन है जो नेगेटिव इफेक्ट खींच रहा है, खींचेगा तो ये जो है ये भी इसका इलेक्ट्रॉन देगा कि मैं इनके साथ रह लूंगा, तो हाइड्रोजन को वो दूर कर देगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? ये अगर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है ये भी इसको देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ये लूजली बाउंड होगा तो अलग हो जाएगा। अब इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे दो नेगेटिव चार्ज लग रहा है, दो नेगेटिव चार्ज क्या लगा है इधर, दो नेगेटिव, मतलब दो जगह से खींच रहा है, तो ऑक्सीजन और ज्यादा उस तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन से दूरी बनाएगा, तो वो फिर एसिडिक कैरेक्टर जो है उसका इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, इसका थोड़ा उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को थोड़ा सा रिलीज कर पा रहा है, इसका और थोड़ा ज्यादा वो रिलीज कर पा रहा है, और यहाँ पर 3 नेगेटिव जो है आपका ये हो गया चार्ज, जिस कारण से ऑक्सीजन को पूरा उधर ध्यान देना पड़ रहा है, तो ये आसानी से लूजली बाउंड हाइड्रोजन है, आसानी से तोड़ देगा। मतलब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर इसका, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अगला जाता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड की बात करते हैं, तो अल्किल हैलाइड का मतलब ये हैलाइड है और अल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं, तो ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है ना। ये 3 R जुड़े हैं, इसमें तो टर्शरी हो गया। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है,
ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, मतलब ये धक्का मार रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये टूटे और टूटने के बाद जो है रिएक्ट करे कोई दूसरे मॉलिक्यूल से, ये बीच में से टूटे, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तब ना टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा धक्का मारेंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज दे रहा है लेकिन उससे कम दे रहा है और ये जो है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टर्सरी वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। अगला जो था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स की बात कर रहे हैं। अमीन्स का मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब लोन पेयर जो दे सके है। तो अब बात ये जा रही है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर देखें तो लगेगा कि यार ये लोन पेयर तो टर्सरी वाला ज्यादा दे सकता था, सब देंगे तो। लेकिन बात ये आ जाती है कि टर्सरी वाले को इधर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि बल्की हो जाते हैं, ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, ये तीनों ग्रुप आजू बाजू में सटे हुए होते हैं और एक दूसरे के जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से टकराते हैं, जिस कारण से स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं हम, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, जिस कारण से दिक्कत होती है। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा हो रहा है कि सेकेंडरी से चालू कर रहे हैं हम। तो सेकेंडरी वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बेसिक कैरेक्टर ये ज्यादा देगा, फिर प्राइमरी वाला, फिर टर्सरी वाला स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण फिर नॉर्मल हमें देगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। अगला रहता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की बात करें तो डायपोल मूवमेंट में भी इंडक्टिव इफेक्ट का काम आता है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या है, मेजर ही तो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का और जो वो उसका ही तो मेजर है। तो CH3Br, CH जितना भी ज्यादा C2H5Br, CH3 होल ट्वाइस Br, CH3 होल थ्राइस, जितना भी जो R ग्रुप बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट बढ़ता जा रहा है ना। समझ लो बात, डायपोल मूवमेंट वरना कम है, समझ गए। इस तरीके से अब एलिमिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर निकालना हो तो जो ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट है, कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो है हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन आते हैं। तो समझ गए होंगे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं। अरे बात समझ आ रही है। तो अब हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट देख लेते हैं। जब कोई नेगेटिव चार्ज अप्रोच करे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट अरेंजमेंट में, ये मेरी लैंग्वेज है, क्या बोल रहा है कि व्हेन एनी नेगेटिव चार्ज अप्रोचेस अ पॉजिटिवली चार्ज मोइटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अरेंजमेंट, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मोइटी अगर हम इसको मान लेते हैं और इसको हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट का अरेंजमेंट है। और अगर इसको कोई नेगेटिव एटम जो है अप्रोच करे तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा इस तरफ। तो ये बोल रहा है कि ये बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। कोई दिक्कत, समझ गए बात। मतलब कोई नेगेटिव जो नेगेटिवली चार्ज एटम जो अप्रोच करे पॉजिटिवली चार्ज वाले पार्ट को, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के सिस्टम में है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एटम, एक एटम के तरफ कंप्लीट ट्रांसफर है ना हो जाना पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट टेक्स प्लेस एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, कैसे होता है देखो, ये पॉजिटिव चार्ज HCl, जैसे ही ये रिएक्शन हो रही है, HCl जैसे ही हमने डाला तो क्या होगा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो जाके इससे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब ये वाला बस पार्ट बचा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, क्यों, क्योंकि उसने पूरा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था। तो हमारे पास क्लोराइड भी तो बचा है, तो जैसे ही क्लोराइड जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इस पे अप्रोच करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्सेस में है, ये देना चाहता है ना, न्यूक्लियस लविंग है। तो जैसे ही ये होगा तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। अरे बात समझ आई, कोई दिक्कत। इस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ है ये, देख लो आप लोग कि क्या हुआ। मार्कोनी-कॉप्स रूल पहले बोलता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। ये बोलता है कि जब भी कोई जो है आपका कोई भी जो अटैक, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये बोलता है मार्कोनी-कॉप्स रूल कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कोई हेलोजन जो है ना, इसको मैं वर्ड्स में लिख नहीं रहा हूं, अगर इस तरीके से मेरे को पूरा वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन में
कोई भी ये हेलोजन जो हाइड्रोजन हैलाइड या फिर कोई भी हैलाइड का अटैक हो, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो, तब जो नेगेटिव मोइटी है या जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट जो है, पार्ट गोस टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो यही तो हुआ कि क्लोराइड कहां गया, जहां पर कम हाइड्रोजन था, CH वाले में, तो वही का वही हुआ। ही मैंने पूरा सेंटेंस को अरेंज नहीं किया है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि when electrophilic attack occurs in or when electrophilic reaction occurs in unsymmetrical alkene, then negative part goes to that carbon which is having less hydrogen। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। तो अब एक और इफेक्ट आता है, परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। क्या बोलता है कि अगर परोक्साइड आ गया, अगर परोक्साइड आ गया या ऑक्सीजन आ गया, तो सिर्फ HBr के केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन हो रहा था जैसा, उसके अपोजिट होगा। मतलब जो कम वाला है उसमें H जाके जुड़ जाएगा, और जो ज्यादा वाला है उसमें Br जाके जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनी उसके अपोजिट हो गया। क्यों? परोक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 या कोई भी ऑक्सीजन या उसके प्रेजेंस में। ये देख लीजिए, कायदे से तो इसको यहां जाना था कम हाइड्रोजन वाले पे, ब्रोमीन को, क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन ये यहां आया क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि परोक्साइड की प्रेजेंस है ना। ये क्लोराइड और ब्रोमाइड के केस में नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, मैकेनिज्म में देख लेते हैं हम। परोक्साइड जो है, परोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है, फ्री रेडिकल पहले ही जो हमने डाला, तो पहले ही फ्री रेडिकल रिएक्ट कर लेता है HBr से, जिस कारण से वो RH बन जाता है और Br का रेडिकल बन जाता है, ब्रोमीन रेडिकल। तो ब्रोमीन जब इसके पास जाता है, किसके पास जाता है? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के पास। तो जब ब्रोमीन जाता है, तो ब्रोमीन जो है वो आपका ऐसा फ्री रेडिकल बना लेता है, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना लेता है। ठीक है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये बनता है। उसके बाद जो है अगला HBr मॉलिक्यूल जो बचा हुआ उसमें है रिएजेंट में, वो जब इससे रिएक्ट करता है, तो H के पास क्या जगह बची जाने के लिए? तो ये जगह बची, तो ऐसा बन जाता है CH3 CH2 CH2 Br। अरे कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये पेरोक्साइड के कारण ना क्या हो गया कि आपका RH बन गया और Br फ्री रेडिकल बन गया, जिस कारण से ये जो है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबिलिटी मिली उसको, उस कारण से ये सब हुआ। तो आई होप आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो सब आपको सारे समझ में आए होंगे। आगे के टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।